तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए। चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए जो क्लास 12th में पढ़ते हैं और जिनका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है वीडियो। आप थंबनेल यहाँ पर देख सकते हैं और टाइटल आपने रीड कर ही लिया होगा, तो आपको पता चल गया होगा आज का ये जो वीडियो है हमारा होने वाला है क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है बच्चों। तो इसका जो बच्चों आपका फर्स्ट बुक है, आपका जी हाँ बच्चों फर्स्ट बुक है, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। इसके बच्चों हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपका जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है 24 मई 2022 को, तो कह सकते हैं वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके पेपर के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। बहुत डिमांडेड वीडियो था ये, तो मैंने सोचा बना देते हैं। और हाँ बच्चों, जो बच्चे हमारे जो सैंपल पेपर की सीरीज चल रही है वो नहीं देख रहे हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी सैंपल पेपर्स की सीरीज देखिए। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं टर्म 2 एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली बताऊं मैं आपको, तो इसके अंदर जो मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, 80% क्वेश्चंस मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि मैं आपको आपको सीबीएसई की तरफ से, ये देखिए सीबीएसई का सैंपल पेपर है पॉलिटिकल साइंस का टर्म 2 के लिए। ठीक है, ये दिखा देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपसे मैं शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा क्यों डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस देखिए, तो सेक्शन ए में आप देख सकते हैं बताया हुआ है बच्चों कि आपका सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन आएगा 2-2 नंबर का, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 4-4 नंबर वाले, और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएगा आपका 6 नंबर वाला। यानी कि जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस है शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ठीक है, और अगर आप पेपर में फंसेंगे ना बच्चों क्वेश्चन करते वक्त, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, जो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस ये देख रहे हैं, ये जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, इसी में फंसेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें घुमा करके पूछ लेता है आपसे। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसमें ज्यादातर बच्चे नहीं फंसते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको हिंट मिल जाता है कि आपको करना क्या है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैं सीरीज लाया हूँ, मोस्ट ऑफ जो हमारे कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मैं कवर कर दूंगा इस सीरीज के अंदर बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। और हाँ, लॉन्ग क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, और अधिक लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप जो है सो कि ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगा, खाली छोड़ दूंगा, नहीं, और ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आप हमारा जो सैंपल पेपर का सीरीज चल रहा है उसको करके जाइए ना भाई। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक्स्ट्रा मैं बता तो रहा हूँ। जियोग्राफी का जितना मैंने करवा दिया ना पेपर, सारा 99% पेपर मेरे ही करवाए हुए क्वेश्चंस में से आया है। ठीक है, जितने मैंने 15 पेपर करवाए थे आपको मैंने जियोग्राफी के, उसी में से डिट्टो आया था। आप खुद ही कमेंट करके बता रहे थे। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए तो चिंता कीजिए ही मत। 100 में से 95 आए थे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी एक उद्देश्य है कि जो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनका 100 में से 100 आए। मतलब अभी तो 40 का एग्जाम हो रहा है, तो 40 में से 40 लेकर के आए आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों, शुरू करते हैं अपना वीडियो हम बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम लोग। जो आपका टर्म 2 का पहला चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है आपका 4th चैप्टर, जिसका नया नाम हो गया है सत्ता के नए केंद्र। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, जो कि इंपॉर्टेंट बनता है 2 नंबर के लिए, कि सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है। 2 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है आपको कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया और कुछ देशों के संगठनों का उदय हुआ। ठीक है, सत्ता के नए केंद्र के रूप में हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारा सोवियत संघ का विघटन हुआ था ना, तो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका का पूरा दबदबा देखने को मिला पूरी ही दुनिया में। लेकिन उसके बाद फिर कुछ देशों ने संगठन बनाया, जैसे आसियान आपको देखने को मिलेगा, यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा, ठीक है, सार्क, इसी तरह के कई सारे संगठन अस्तित्व में आए। इन्हीं को सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, ये सत्ता के नए केंद्र के रूप में ये उदय हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। यह संगठन अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, क्योंकि यह संगठन जो है राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप यूरोपीय संघ देख लीजिए कितना पावरफुल है आज के टाइम पे, आसियान भी काफी पावरफुल है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछ लिया जाता है। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा बच्चों, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में पूछेगा। ये रहा आपके सामने
कि व्हाट इज मीन बाय द न्यू सेंटर ऑफ पावर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा और आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेसिकली हिंदी में मैं आपको क्वेश्चंस को समझा दूंगा और इंग्लिश में उसका जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर इंग्लिश में क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं या क्वेश्चन किस तरह से ये वाला पूछ सकता है। ठीक है, हालांकि मैं हिंदी में बनाता था वीडियो, लेकिन आपकी डिमांड ही इतनी है कि इंग्लिश में मुझे दिखाना पड़ रहा है। उसके बाद आगे चले बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 2 नंबर में कई बार आपसे ये पूछ लेता है। तो यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल करके राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है आज के टाइम पे देखा जाए तो। और यूरोपीय संघ का अपना झंडा, अपना राष्ट्रीय गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा, अन्य संगठन जैसे आप आसियान संगठन देखते हैं, उसी तरह से यूरोपीय संघ भी एक तरह का संगठन है आप कह सकते हैं, जिसके बारे में 2 विशेषताएं पूछा है आपसे। ठीक है, तो 2 विशेषताओं के अंदर आप अच्छी बातें भी लिख सकते हैं, बुरी बातें भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप जो है अगर विशेषताएं पूछे तो पहले अच्छी बातें लिखिएगा, फिर पॉइंट्स कम पड़ जाए आपको तो जो आपको थोड़ी नेगेटिव बातें लगती है वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में इस तरह से आएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, मेंशन करना है कोई 2 फीचर्स ऑफ यूरोपीय यूनियन का, तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से इंग्लिश में आपको आंसर लिखना होगा बच्चों। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि आसियान से क्या अभिप्राय है। 2 नंबर में ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो देखिए आसियान अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसकी स्थापना 5 देशों के द्वारा की गई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई थी 1967 में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में हुई थी। 5 देश थे आपके जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे, और तब हमारा आसियान का स्थापना हुआ था। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन इसकी फुल फॉर्म बनता है। अगर यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से आएगा, व्हाट इज मीन बाय आसियान। ठीक है, तो आसियान जो है ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1967 में। 5 कंट्री ने साइन किया था बैंकॉक डिक्लेरेशन उसके ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चौथा क्वेश्चन इसी चैप्टर से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं बार बार ये आपको रिपीट करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि आसियान संगठन के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्यों का उल्लेख करें। अभी मैंने आपको आसियान के बारे में बता दिया, आसियान क्या है, एक संगठन है। ठीक है, जिसको कि 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब वही आसियान के बारे में ही 2 महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य क्या है, इसके मोटिव्स क्या क्या है आगे चल के, कि ये करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो 2 उद्देश्य बताना है, तो आप ये लिख सकते हैं बच्चों। 2 नंबर में कई बार आपसे पूछ लेता है कि सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना। जो इनके मेंबर कंट्री है ना, उनका जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है, आर्थिक जो उनका डेवलपमेंट है या विकास है, उनको तेज करना आसियान संगठन का एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है कि इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, यानी कि जो आसियान संगठन है वो अपने सामाजिक रूप से भी विकास कर सके, उनका जो समाज है, उनकी सोसाइटी है वो विकास कर सके, और जो उनकी सांस्कृतिक विकास है यानी कि उनका जो कल्चर है वो भी डेवलप हो सके। ठीक है, तो ये इनके 2 उद्देश्य आप लिख सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा हिंदी में। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इंग्लिश में आपसे कैसे पूछ लेता है। तो इंग्लिश में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से पूछेगा कि मेंशन 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से इंग्लिश में आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों, आसियान शैली क्या है या इससे क्या अभिप्राय है। 2 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए आसियान शैली की अगर हम बात करें, ठीक है, या आसियान का स्टाइल क्या है, तो अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी नाम कमाया है। इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने हीरो हीरोइन का स्टाइल देखा होगा कि भाई ये तो इस स्टाइल में रहता है, ये तो इस स्टाइल में रहता है, उसी तरह से दुनिया भर में जितने भी संगठन है उनका अपना काम करने का एक स्टाइल है। ठीक है, नाटो का क्या स्टाइल है, आर्टिकल 5 कहता है नाटो का कि भाई नाटो में जितने भी सदस्य देश है अगर एक पे हमला तो सब पे हमला माना जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे आसियान का क्या स्टाइल है, आसियान बोलता है कि नहीं भाई हम लोग मेल मिलाप से आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। तो यही सारी चीजें, ये क्या है, अनौपचारिक तरीके से टकराव रहित, यानी किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, ठीक है। सहयोगात्मक यानी सहयोग में रहेंगे, मेल मिलाप का नया उदाहरण इन्होंने पेश किया है, ठीक है। और इसी कारण आसियान ने काफी नाम भी कमाया है, और इसे ही आसियान शैली या आसियान का स्टाइल आप कह सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में कई बार ये पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, इसी को इंग्लिश में पूछेगा, व्हाट इज मीन बाय आसियान स्टाइल, तो 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से इंग्लिश में आपको इसका आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों कि आसियान क्षेत्रीय मंच से क्या अभिप्राय है, 2 नंबर में पूछ लेता है। तो देखिए, आसियान जो संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, आपको अभी दिखाया था मैंने और बताया भी था, 1967 में 5 कंट्रीज ने घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र पे साइन करके इसकी स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है आसियान क्षेत्रीय मंच से क्या अभिप्राय है, 2 नंबर में। तो देखिए, आसियान में 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाना, ठीक है। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आसियान की स्थापना हुई थी यहाँ पर 1967 में, और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी 1994 में। आसियान क्षेत्रीय मंच का क्या एक उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि जो सुरक्षा बनाए रखना देशों के बीच का, या कह सकते हैं देशों का, और विदेश नीति जो है, फॉरेन पॉलिसीज जो है, उसके अंदर बैलेंस बना करके रखना, तालमेल बना करके रखना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई बारी पूछ लेता है बच्चों। तो इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज मीन बाय आसियान रीजनल फोरम, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर आप इंग्लिश में इसका आंसर देख सकते हैं। कई बारी 2 नंबर में ये पूछ लेता है बच्चों आपसे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 6 नंबर में पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स क्या है, और ब्रिक्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों को आपको बताना है। व्हाट इज ब्रिक्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स बेसिकली 5 देशों का एक कह सकते हैं संगठन, कह सकते हैं इसको, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। 2009 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था इसमें, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ठीक है। और जब जाके इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया, पहले इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा ब्रिक्स के बारे में मोटा मोटा। उसके बाद चलिए और थोड़ा सा पढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में। देखिए, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जो विश्व की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रयोग किया जाता है ये नाम, ठीक है। यानी कि दुनिया में जितनी भी कह सकते हैं डेवलपिंग जो इकोनॉमी वाले, इमर्जिंग इकोनॉमी वाले, जो हमारे कह लीजिए वर्ल्ड के अंदर लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी जो है आज के टाइम पे, आप देखेंगे इंडिया की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, रूस की अर्थव्यवस्था, रूस की कभी तो डामाडोल हो गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं हम, ब्राजील वगैरह की देख लीजिए, चाइना की देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व के अंदर, तो इन्हीं के लिए ब्रिक्स को प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में रूस में की गई थी। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम परिवर्तित हो गया, जिसे आज हम ब्रिक्स के नाम से जानते थे, ठीक है। पहले ये ब्रिक था, एस नहीं जुड़ा हुआ था इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 2009 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, बोले तो एस जुड़ गया, और हम लोग इसको ब्रिक्स के नाम से जानने लग गए। वही चीज है यहाँ पर, आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज दैट इज यूज्ड फॉर द वर्ल्ड्स लीडिंग या इमर्जिंग, आप इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, इकोनॉमिक। तो इस तरह से इंग्लिश में आपको लिखना है। उसके बाद आगे चले तो वही देशों के नाम बता रखा है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। बी से ब्राजील, आर से रूस बोले तो रशिया, आई से इंडिया, ठीक है, यानी भारत, सी से चीन यानी चाइना, और एस से दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ब्रिक्स के बारे में। अब देखिए, ब्रिक्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या रहे हैं। तो देखिए, सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ये एक मुख्य उद्देश्य था कि जो जितने भी ब्रिक्स के मेंबर कंट्री है, तो उनका क्या करना, सहयोग बढ़ाना। आपस में जब सहयोग ज्यादा बढ़ेगा, तो सहयोग के बढ़ने से बच्चों क्या होता है ना, कि आप कह सकते हैं देशों का विकास भी होता है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखिए क्या बता रखा है कि सहयोग को बढ़ावा देना, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो। अब देखिए, सहयोग को तो हम लोग बढ़ावा दे देंगे जितने भी ब्रिक्स के मेंबर कंट्री है, लेकिन कौन कौन से क्षेत्रों में बढ़ावा देंगे, तो वही बात बता रहा है। आर्थिक क्षेत्र में इकोनॉमिकली सभी अपने देश मिलजुल करके काम कर सकते हैं, सामाजिक रूप से मिलजुल कर काम कर सकते हैं, राजनीतिक रूप से मिलजुल कर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है कि विश्व राजनीति में ब्रिक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने और वैश्विक आर्थिक
विकास को सुनिश्चित करके बहुध्रुवीय दुनिया का एकजुट केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो कुछ ये और बातें हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो वही चीज है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आपको सारा चीज लिखा हुआ दिख जाएगा। इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है बच्चों। ठीक है, प्रयोग कितना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, सार्क की स्थापना कब हुई और इसका पूर्ण रूप लिखिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी पूछ सकता है, 4 में भी पूछ सकता है, 2 में भी पूछ सकता है। अगर सिर्फ सार्क की स्थापना कब हुई और इसका पूर्ण रूप पूछेगा तो 2 में पूछेगा। अगर इसमें ये जोड़ दिया कि इसके क्या उद्देश्य है, सार्क की स्थापना के क्या उद्देश्य है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका पूर्ण रूप बताइए, ये 3 क्वेश्चन मिला करके पूछेगा तो 4 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे, और 4 नंबर में भी पूछ सकता है और 6 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए सार्क क्या है, सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश में बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1985 में बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड एंड राइट इट्स फुल फॉर्म। तो वही चीज है, सार्क का मतलब वही साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और ये जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1985 बांग्लादेश ढाका के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि आसियान के किन्हीं 2 संस्थापक देशों के नाम बताइए। 2 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो 5 देश थे, 2 आप ऐसे बता सकते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, ये 2 आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में, ये इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ आसियान। तो इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मार्शल योजना क्या थी, 2 नंबर में ही कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए जबरदस्त मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया ना, तो उसके बाद जो हमारा पश्चिमी यूरोप था, ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिका ने जबरदस्त मदद की थी कि उनकी अर्थव्यवस्था को वापस से खड़ा किया जा सके, पुनर्गठित किया जा सके। ठीक है, तो इसी जबरदस्त जो मदद किया अमेरिका ने, इसे ही हम लोग मार्शल योजना के नाम से जानते हैं बच्चों। 2 नंबर में ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द मार्शल प्लान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा चांस है कि पेपर में आ जाए, कि भारत और चीन के बीच विवादों के कारणों का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 4 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो 6 नंबर में आएगा, बड़े में ही आता है क्वेश्चन। तो इसमें यही पूछा है कि भारत और चीन के बीच में विवाद किन किन बातों को लेकर के है, तो उनका उल्लेख करना है। तो देखिए, एक तो जो हम लोग ने दलाई लामा को भारत में शरण दे दिया था जब तिब्बत पे चाइना ने आक्रमण किया था, इन्वेजन किया था, तो इसको लेकर के विवाद रहता है हमारा। भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, जिसके अंदर उसने हमारा जो अक्साई चीन कब्जा लिया था भारत का क्षेत्र, उसके ऊपर विवाद देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश जो है उसके क्षेत्र को ऊपर विवाद देखने को मिलता है। चीन बोलता है भाई पूरा अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है। ठीक है, तो इसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है। अगला है चीन द्वारा तिब्बत पर जो कब्जा किया गया है, इसके ऊपर भी विवाद देखने को मिलता है भारत चीन के बीच में। ठीक है, गलवान वैली की जो घटना हुई थी 2020 के अंदर, उसमें तो विवाद देखने को मिलता ही है। तो लेटेस्ट है, ये तो आप डालिएगा ही डालिएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये मैंने आपको सब हेडिंग बता दिया, इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। अगर बड़े नंबर के क्वेश्चन में आ गए तो आपको इजीली नंबर मिल जाएगा। अगर 6 नंबर का भी आता है ना, तो ये अगर आपने 5 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक भूमिका एक निष्कर्ष के साथ, तो बल्ले बल्ले है, 6 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। और 4 नंबर में आता है तो इसमें से तो 4 पॉइंट इजीली आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन। इसको अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, कि मेंशन द रीजन फॉर द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, यहाँ पर आपको आंसर लिखना था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन, कि आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। तो देखिए, आसियान विजन 2020 के जरिए आसियान जो है ना 2020 तक विश्व में बहुमुखी भूमिका निभाना चाहता था। हालांकि 2020 तो निकल गया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डाल दिया। आसियान विजन 2020 कई बार पेपरों में पूछ रखा है, पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार आपसे पेपरों में पूछ रखा है। तो वही है कि आसियान जो है ना वो एक मेजर रोल प्ले करना चाहता था 2020 तक।
ठीक है, तो यही उसका विजन 2020 था। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं आप, तो इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय आसियान विजन 2020, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 2 नंबर में ये भी पूछ सकता है आपसे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के बारे में हमने अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया। तो देखिए, यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का विश्व स्तर में चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। ठीक है, यूरोपीय संघ क्या है, आप कह सकते हैं यूरोप के जो देश है ना, वो लोग मिल करके बोले भाई भाई चलो संगठन बनाते हैं। ठीक है, तो सारे मिलकर के एक संगठन बना दिए, और वो संगठन इतना कामयाब रहा है ना कि क्या ही पूछे आप। ठीक है, यूरोपीय संघ बहुत ही कामयाब रहा है, यूरोपीय संगठन आप कह सकते हैं। और चाहे विश्व स्तर पर पूरी दुनिया में देखिए, आर्थिक रूप से मजबूत है ये लोग, सामाजिक रूप से भी काफी मजबूत है, राजनीतिक रूप से अगर ये पॉलिटिकली खड़ा होकर के कुछ बोल देते हैं ना, तो मानना पड़ता है, पूरी दुनिया को इनका लोहा मानना पड़ता है। ठीक है, तो हर क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है, या महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं महत्व देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही अधिक महत्व। ठीक है, तो 2 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोपीय यूनियन, 2 नंबर में। तो आंसर है आपका, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी में आपको समझा दिया बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या, अब हम लोग अगले चैप्टर में ही आ गए हैं। अगला चैप्टर है हमारा जो है सो कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। ठीक है, ये समकालीन दक्षिण एशिया वाला चैप्टर था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके टर्म 2 में आ सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि दक्षिण एशिया क्या है। क्या है दक्षिण एशिया, है क्या? आप ये पूरी दुनिया का, एक सेकेंड, ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये पूरी दुनिया का आप देख सकते हैं, ये नक्शा है ना, पूरी दुनिया का नक्शा। तो इसी पूरी दुनिया के नक्शे में आप बोलेंगे सर दक्षिण एशिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो इधर साइड में आपका दक्षिण एशिया एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, ध्यान से समझिए बच्चों। यहाँ पर अगर आप समझने का प्रयास करें तो आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा। दक्षिण एशिया में टोटल 7 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि नोट करके मैंने लिखा है कि अब क्या है, दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया गया है, या किया जाता है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक एक्स्ट्रा कह सकते हैं, आप नॉलेज के लिए रख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब वही चीज इंग्लिश में आप देख लीजिए, 7 कंट्री कह लीजिए, कम लिखा है, 7 कंट्री है जो कि आपका मेनली दक्षिण एशिया में आता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। और नोट करके लिखा है नाउ अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर आल्सो इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। ठीक है, तो इस तरह से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी देखते चलिए, ताकि आप कमेंट करते रहते थे कि सर इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में बताओ, तो फाइनली आपके लिए ले आया हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर से पूछ सकता है 2 नंबर में। वो दक्षिण एशिया के बारे में आपका कैसे कह लीजिए, साउथ एशिया के बारे में मोटा मोटा एक तरह से आपको मैंने समरी दे दिया। ठीक है, कि है क्या वो, मतलब भूमिका बना दी आपकी। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आईपीकेएफ का पूर्ण रूप लिखिए और श्रीलंका की एक मुख्य समस्या बताइए। तो आईपीकेएफ ये 2 नंबर में जोड़ करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आईपीकेएफ क्या है? आईपीकेएफ है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति सेना। दुनिया में यूएन को कभी जरूरत पड़ती है तो यही वाली सेना जाती है, या कहीं पे शांति समझौता करवाना है तो यही वाली सेना जाती है हमारी भारत से। और श्रीलंका की मुख्य समस्या, अगर एक मुख्य समस्या की बात करें तो सिंघली और तमिल लोगों के बीच में जो जातीय संघर्ष है ना, ये एक मुख्य समस्या के रूप में आप इसको मान सकते हैं। आगे चलते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईपीकेएफ एंड स्टेट वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ श्रीलंका। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब तो मेन प्रॉब्लम वहां की इकोनॉमी की है। खैर, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुद्दों को आपको बताना है। 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा चांस है लेकिन 4 में पूछेगा या 6 में पूछेगा बच्चों आपसे। ठीक है, तो आप इस हिसाब से तैयारी करके जाइएगा। तो मुख्य समस्या क्या है? आतंकवाद की समस्या रहती है, टेररिज्म जो रहता है उसकी समस्या देखने को मिलती है भाई। कभी भी पाकिस्तान के जो आतंकवादी है वो कुछ भी करने लग जाते हैं, अनडिसेंट कुछ भी। अभी तो आज $1 आपका पाकिस्तान में 200 रुपए के बराबर हो गया है। अगला कश्मीर का मुद्दा देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिलता है। सीज फायर जो हमारी हो रखी है उसका उल्लंघन करते पाकिस्तान वाले। नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद देखने को मिलता है, जिस कारण से हमारा एक युद्ध भी हो रखा है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको बुलेट पॉइंट से कह लीजिए सब हेडिंग बताता चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सारा पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन वही इंग्लिश में आपसे पूछा है यहाँ पर कि क्या डिस्प्यूट्स है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो टेररिज्म है, कश्मीर का इशू है आपका, ठीक है, सीज फायर का वायलेशन है, कंट्रोवर्सी है ओवर रिवर वाटर शेयरिंग, यानी कि जो पानी का बंटवारा है, नदी जल बंटवारा, उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका इंग्लिश में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद के किन्हीं दो मुद्दों को बताइए। देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा संबंधों के बारे में किसी दो देशों के, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत म्यांमार या भारत श्रीलंका, तो संबंधों के ऊपर या तो पॉजिटिव पूछेगा या तो ज्यादा चांस बनता है कि नेगेटिव में पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको नेगेटिव वाला ज्यादा करवा रखा है। ठीक है, तो वही है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत और बांग्लादेश का जो बीच में विवाद होता है, तो कोई दो मुद्दे आपको बताने हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन कम आ सकता है, 4 और 6 में ज्यादा पूछ सकता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद के क्या मुद्दे रहते हैं? अवैध प्रवास, यानी कि आप देखते हैं कि अवैध रूप से दूसरे देश यानी बांग्लादेशी घुस जाते हैं भारत के अंदर। ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे भी आया था, जब 2019 में मैंने बोर्ड दिया था ना, उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखते हैं आप कि बांग्लादेश से क्या होता है कि अवैध रूप से प्रवासी हमारे देश में घुस जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे देश की जो संसाधन है उस पर असर पड़ता है, उस पर जोर पड़ता है। ठीक है, अगला आप लिख सकते हैं बच्चों कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच में। भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात नहीं करता है बांग्लादेश, इसके ऊपर विवाद देखने को मिलता है। भारत विरोधी ताकतों को लेकर विवाद देखने को मिलता है। बांग्लादेश में कई ऐसे इस्लामी संगठन है जो भारत का विरोध करते हैं, तो इसके ऊपर भी विवाद रहता है। भारत बोलता है कि भाई इन सबको बैन क्यों नहीं करते आप, लेकिन बांग्लादेश कुछ नहीं करता। तो इन सब के ऊपर विवाद देखने को मिलता है बच्चों। तो आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछ सकता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनलीगल माइग्रेशन, ठीक है, कंट्रोवर्सी है हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर के, जो हमारा नेचुरल गैस है वो एक्सपोर्ट नहीं करता है उसके ऊपर, और एंटी इंडिया फोर्सेस के ऊपर है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में भी इस तरह से आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारकों को लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेगा, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आजादी से लेकर अब तक जो है दक्षिण एशिया का कौन सा ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र जो है पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों कि ट्रिपल ए का प्रभाव अधिक होना। ट्रिपल ए बोले तो अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। ठीक है, पाकिस्तान में देखिए लोकतंत्र आज के टाइम पे भी कमजोर क्यों है, क्योंकि वहां पर ट्रिपल ए का आपको दबदबा देखने को मिलेगा। ट्रिपल ए बोले तो अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। देखिए अल्लाह, आर्मी, अमेरिका से क्या मतलब है, वहां पर ना धर्म के नाम पर ना बहुत लोग जो है मौलवी या इन सब पे भरोसा करते हैं, जिस कारण से उनका सरकार के ऊपर कम भरोसा देखने को मिलता है। आर्मी क्या है, आर्मी आपको पता है पाकिस्तान को इनडायरेक्टली आर्मी कंट्रोल करती है, लोकतंत्र वहां है नहीं। तीसरा है अमेरिका का दबदबा देखने को मिलता है। आज के टाइम पे भी जो नई गवर्नमेंट आई है ना पाकिस्तान में, ऐसा कहा जाता है, एक बोलते हैं ना इंटेल की रिपोर्ट है या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि अमेरिका का ही हाथ है कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में वो सरकार आई है। ठीक है, तो इन तीनों का दबदबा देखने को मिलता है या प्रभाव देखने को मिलता है, जिस कारण से आज के टाइम पे भी पाकिस्तान जो में लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया। आज के टाइम तक पूरा, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से लेके आज तक कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पाकिस्तान के अंदर पूरा नहीं कर पाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए बच्चों कि चमत्कारी नेताओं का अभाव देखने को मिलता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी चमत्कारी नेता नहीं रहा है। हमारे देश में देखिए कितने लेजेंडरी नेता हैं, आपके लाल बहादुर शास्त्री जी आए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी आए, हमारे वल्लभ भाई पटेल जी आए, ये सारे कांग्रेस के अंदर से ही आए थे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा देखने को नहीं मिला, सब आए लूट के खाने वाले नेता, तो कहां से लोकतंत्र रहेगा भाई। ठीक है, तो ये सारे लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारण है। उसके बाद अगला है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट, अमेरिका जैसे देश और भी जो पश्चिमी देश है उनका आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक दल भी यहाँ के भ्रष्ट है सारे के सारे।
कोई भी राजनीतिक दल ले लीजिए, सारे भ्रष्ट है, सभी पैसा खाने वाले हैं, ठीक है, घूसखोरी वाले राजनीतिक दल है यहाँ के, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। और वही चीज ये क्वेश्चन अगर इंग्लिश में आएगा तो इस तरह से आएगा कि आपको रीजन बताने हैं जो कि आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी उसको वीक बनाता है पाकिस्तान के अंदर बच्चों। तो ये रहा इंग्लिश में आंसर इसका, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ये सब हेडिंग है बेसिकली, इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। अगर 4 नंबर में आए तो 4 नंबर के लायक एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अगर 6 में आए तो 6 नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बट लिखना है आपको एक्सप्लेन करके, ध्यान रखिएगा ये चीज। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार पूछा जाता है कि लिट्टे का पूर्ण रूप लिखना है, 2 नंबर में कई बार पूछ लेता है। तो लिट्टे का पूर्ण रूप है आपका लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, ठीक है। और 2 नंबर में अगर पूछेगा तो एक चीज और जोड़ देगा इसमें कि श्रीलंका में जो संघर्ष हो रहा है उसके अंदर लिट्टे का क्या योगदान है, आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बताइए। तो इस तरह से एक चीज और जोड़ देगा इसके साथ साथ, और लिट्टे के बारे में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो यहाँ पर ये रहा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ लिट्टे, ये तो वही लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, हिंदी में बोलते हैं इसको तमिल के मुक्त भाग या फिर फ्री पार्ट ऑफ तमिल, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आई होप कितना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच किन्हीं 2 समझौतों का उल्लेख कीजिए, जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक ताशकंद समझौता हुआ है, आपको पता होगा, एक शिमला समझौता हुआ है, ठीक है। तो 2 नंबर का है, तो 2 में आपको थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा। मेंशन 2 एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ताशकंद एग्रीमेंट एंड शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब कब किया है। तो 2 बार करने का प्रयास किया, पहला बार किया था 1974 में, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, और इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में। और दूसरी बार जो सफल हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसका कोड नेम था शक्ति 98, ठीक है, ये 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में किया गया था सफल परमाणु परीक्षण, जिसके बाद भारत एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन गया, यानी कि वही आप कह सकते हैं परमाणु संपन्न देश बन गया, ठीक है। इंग्लिश में यही आएगा कि व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कितना समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन कि सार्क व साफ्टा का पूर्ण रूप लिखिए, ठीक है। 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो साफ्टा बोले तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, 1 जनवरी 2006 में ये प्रभावी हुआ था, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। और सार्क बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, 1985 में ये स्टैब्लिश हुआ था बांग्लादेश ढाका के अंदर, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ सार्क एंड साफ्टा। तो सार्क का मैंने बता दिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट हुआ था ये 1 जनवरी 2006 के, ठीक है। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट था, तो आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ लेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आज तक कितने युद्ध हुए हैं, उनके बारे में वर्णन करें। वर्णन करे वाली बात आ गई तो वही है, उनके बारे में सब चीज आपको बता देते हैं जितना भी आपको पता है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो पहला युद्ध हुआ था 1947 से 48 में कश्मीर मुद्दे को लेकर के। दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में नदी जल बंटवारे को लेकर के। तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में बांग्लादेश का लोकतंत्र, जब हमने बांग्लादेश को एक नया देश बनाया था। और चौथा युद्ध हुआ था कारगिल युद्ध 1999 में, ठीक है। तो इस तरह से 4 युद्ध हमारे पाकिस्तान के साथ हो रखे हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी का पहले इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। हाउ मेनी वॉर्स हैव हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टिल डेट। तो वही है 4 युद्ध है, फर्स्ट वॉर 47 48 में, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों, एक्सप्लेन करके लिखना है, 4 नंबर में आएगा तो बढ़ा चढ़ा कर लिखिएगा। अगला है कि आर्थिक वैश्वीकरण का दक्षिण एशिया पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो देखिए आर्थिक वैश्वीकरण जब से आया है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी पूछ सकता है, तब से दक्षिण एशिया में आर्थिक इकोनॉमिकली जो है, इकोनॉमी जो है देशों की, उसमें सुधार देखने को मिला है, ठीक है। जो फ्री ट्रेड है, मुक्त व्यापार है, उसको बढ़ावा देखने को मिला है। फ्री ट्रेड मतलब टैक्स वैक्स कम लेते हैं और व्यापार होता है दबा के, ठीक है। आर्थिक सुविधाओं में गुणात्मक सुधार देखने को मिला है, पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा
और आंसर इस तरह से आपको लिखना है। इसको पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं बुलेट पॉइंट्स कह लीजिए, सब हेडिंग कह लीजिए, वो आपको बता रहा हूँ सिर्फ। और मेन यही होता है, अगर ये आ गया ना आपको तो इसके आगे तो आप लिख दोगे आराम से। चेकर यही देखता है आपका सब हेडिंग कैसा लिखा है बच्चे ने, मेनली पहला फोकस इसका इस पे जाता है। अगला है 14वां क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई देशों की मुख्य समस्या जो है वो क्या है, किन्हीं दो समस्याओं को आपको बताना है 2 नंबर में। ठीक है, तो देखिए एक तो सीमा विवाद देखने को मिलता है दक्षिण एशिया के जो देश है उनके बीच में, और नदी जल बंटवारे को लेकर के काफी विवाद देखने को मिलता है। भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद है, भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है, अन्य देशों के बीच में भी जो नदी जल बंटवारा है उसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो यहाँ पर पूछ सकता है कि क्या हमारा मेन प्रॉब्लम है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है उसके बीच में आपको 2 प्रॉब्लम बताना है, तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स एंड डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे अब हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन, कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब और किसकी सहायता से संपन्न हुआ था, 4 नंबर में आपको लिखना है। तो देखिए 1900 ये 60 के दशक की बात है, 1965 के आसपास की, कि जब आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, 65 की बात है, 1965 की बात है, जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, ये जो सिंधु नदी है उसके जल बंटवारे को लेकर के। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसमें वर्ल्ड बैंक आया, विश्व बैंक आया, बोला भाई मैं बिचौलिए का एक तरह से जो होता है ना दलाल का काम करूंगा और तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। तो वही चीज यहाँ पर देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता 1960 के दशक में हुआ था। इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री, उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता विश्व बैंक की सहायता में संपन्न हुआ था, यानी कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है, अब वही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है बच्चों, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये आपसे इस तरह से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा, आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। तो हमारा जो पिछला चैप्टर था, पिछले 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आ गए हैं इस बुक का लास्ट चैप्टर जो आपका टर्म 2 में आ रहा है, 9वां चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है वैश्वीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर नंबर 9 है आपका ये। ठीक है, तो इस चैप्टर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको समझते हैं। उससे पहले समझेंगे कि वैश्वीकरण जो है हमारा ये होता क्या है। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। आज की ये जो दुनिया है, आप ये जो हमारी पूरी दुनिया का मैप है, यहाँ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, तो आज की इस पूरी दुनिया में आप जो भी सामान खरीदते बेचते हैं ना, जो भी चीजें लेते देते हैं, ये सारा ही वैश्वीकरण के बदौलत है। अगर वैश्वीकरण ना हो तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती। आज जो आप एमआई का फोन यूज करते हैं, सैमसंग का फोन यूज करते हैं, एप्पल का फोन यूज करते हैं, ये सारे किस लिए यूज कर पा रहे हैं, ये आपका वैश्वीकरण के बदौलत ही आप यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है ये, कि यहाँ पर आप देखिए कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है 2 मार्क्स में। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है। प्रवाह मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से उधर से आना। देखिए प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है। वस्तुओं का हो सकता है, एक देश से दूसरे देश में जाना। पूंजी का हो सकता है, यानी कि पैसा एक देश से दूसरे देश में जा सकता है और आ सकता है। विचार भी हो सकता है, एक देश से दूसरे देश में जा सकता है और आ सकता है। संस्कृति का भी हस्तांतरण हो सकता है। संस्कृतियां भी आज के टाइम पे होती है ना, जैसे देखिए अमेरिका की संस्कृति हम लोग अपना रहे हैं। हम लोग पहले नॉर्मल, आप होटल में खाना खाने जाते थे, अब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो। तो ये किसका आपको परिणाम देखने को मिल रहा है, ये वैश्वीकरण का ही तो परिणाम है ये सारी। ठीक है, तो ये चीज हमारा वैश्वीकरण होता है। अगर आपसे कोई शॉर्ट में पूछे कि वैश्वीकरण क्या होता है, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है, किसी वस्तु का, सेवा का, पूंजी का, संस्कृति का हस्तांतरण, ये सारा चीज मिलकर के वैश्वीकरण आपका बनाता है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पहले तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए बच्चों। इंग्लिश में इस तरह से आपसे पूछेगा कि व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि WSF क्या है, इसका पूर्ण रूप लिखना है और इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी। 2 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो WSF ये एक मंच है जहां वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। ये जो वैश्वीकरण है ना भैया, इसका विरोध भी होता है, और ये एक मंच है, ये एक स्टेज है जहां पर अलग अलग देश से लोग जाते हैं और इसका विरोध करते हैं। विश्व के विभिन्न वर्गों के लोग, चाहे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, सब जाकर के इधर विरोध करते हैं।
इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो बोलते हैं इसको वर्ल्ड सोशल फोरम बोलते हैं इंग्लिश में, विश्व सामाजिक मंच करके आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और 2000 इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, 2001 में हुई थी, ब्राजील में पोर्टो अल्गेरो में हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आई होप कितना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई थी, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो भारत ने, आप कह सकते हैं, नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई थी, एवं इसी समय भारत ने वैश्वीकरण के लिए मतलब तैयार हुआ था और खुलेपन की नीति अपनाई थी। इससे पहले भारत बिल्कुल कह सकते हैं अपने देश की चीजों को प्रमोट करता था, बाहर के देशों को चीजों को प्रमोट ज्यादा नहीं करता था, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, 2 नंबर में फंस सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, इसी में इंग्लिश वर्जन में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आंसर इस तरह से आपको देना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, वैश्वीकरण जब हमारा आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो उसके कुछ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप अपना टर्म 2 का पेपर दे रहे हैं, तो इसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा भाई, रिजल्ट आएगा ना, कोई टॉपर बनेगा, कोई पास होगा, कोई फेल होगा, है ना। तो उसी तरह से वैश्वीकरण जब आया भैया, तो वैश्वीकरण का भी तो परिणाम देखने को मिलेगा ना। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि जो वैश्वीकरण आया पूरी दुनिया में, तो इसका क्या परिणाम हमें देखने को मिला है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, इसका परिणाम कोई एक नहीं है, कई क्षेत्रों में परिणाम इसके देखने को मिले हैं। जैसे राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर भी इसका परिणाम देखने को मिला है, आर्थिक इकोनॉमिकली इसका हमें जो रिजल्ट देखने को मिला है, सांस्कृतिक परिणाम भी, यानी कि जो हमारा कल्चरल जो हमारा रिजल्ट है वो भी देखने को मिला है। तो वही चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब चलिए समझते हैं थोड़ा सा। पहले तो हम समझेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों को। ये 4 नंबर में पूछेगा आपसे, और ज्यादा इसमें पॉइंट्स नहीं बनेंगे, लेकिन आपको 4 नंबर के लायक ज्यादा से ज्यादा 100 शब्दों में कोशिश करना है, लिख दूं मैं इसको। तो देखिए, अगर हम लोग राजनीतिक परिणामों की बात करें, तो सभी देशों का किसी भी समस्या के लिए साथ मिलकर काम करना, ये एक राजनीतिक परिणाम कह सकते हैं। जब से वैश्वीकरण आया है, तब से कोई भी समस्या आई है, जैसे कोरोना ले लीजिए, तो सभी पूरी दुनिया मिल गई थी, ठीक है, और कोरोना से लड़ने लग गई, तभी तो इतनी जल्दी वैक्सीन बन पाई है। नहीं तो एक वैक्सीन को बनने में 5-5, 10-10 साल लग जाते थे, लेकिन 1 से 1.5-2 साल में वैक्सीन बनाकर तैयार कर दिया पूरी दुनिया ने, ठीक है। तो ये किसका परिणाम है, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों में आप इसको काउंट कर सकते हैं। अगला है, सरकार के निर्णय लेने की शक्ति में कमी देखने को मिली है। अगर हम लोग वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों की बात करें, तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है किसी भी देश में, तो इससे जो सरकार की निर्णय लेने की शक्ति है उसमें कमी देखी जाती है। और कमी इसलिए भी देखी जाती है क्योंकि दूसरे देशों से उसको बना के रखनी है भाई, क्योंकि वैश्वीकरण के दौर में हर देश से आपको कुछ ना कुछ परचेज करना है या बेचना है उसको, तो सब देश से बना के नहीं रखेंगे तो भाई आपकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धड़ल्ले से गिर जाएगी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का अहम योगदान देखने को मिला है। अगर हम लोग वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ जैसे जो संस्थाएं हैं, उनका अहम योगदान देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में इस तरह से आपसे पूछेगा और आंसर इस तरह से आपको देना है बच्चों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लेता है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों को आपको बताना है। देखिए, 4 नंबर में पूछ सकता है। तो वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है, विश्व व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे जैसे वैश्वीकरण को पूरी दुनिया अपनाती गई, पूरी दुनिया में आपको जो है सो कि व्यापार में वृद्धि देखने को मिली, रिकॉर्ड लेवल पे एक्सपोर्ट्स जो है बढ़े हैं। आप ये एमआई का फोन यूज करते हैं, ये कंप्यूटर यूज करते होंगे, ये सब कहाँ से देखने को मिला, ये सब वैश्वीकरण के कारण ही तो आपके पास आया है। जब वैश्वीकरण आया तो उसके बाद देखिए मुक्त बाजार व्यवस्था भी देखने को मिली, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी देखने को मिला, कि जैसे ये देश ए है बच्चों और ये देश हमारा बी है। अब दोनों ने क्या बोला, भाई भाई चलो व्यापार करते हैं, लेकिन भाई टैक्स वुक्स का सिस्टम ही नहीं रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टैक्स को, जो टैक्स लगता है ना व्यापार करने पे, इसको पूरी तरह से हटा देंगे, या तो इसको 1% या फिर 2% पे रखेंगे, जिससे कि व्यापार ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो एक ये हो गया आपका, ये 2 पॉइंट हो गया। अगला है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार देखने को मिला है। मतलब वही चीज है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, बाहर की कंपनियां है, वो अपना प्रसार कर पाई है, अपने पैरों को फैला पाई है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। पैरों को फैलाना इन द मीन्स कि अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनली बेच पाई है। एमआई का फोन ले लीजिए, लेनोवो का कंप्यूटर ले लीजिए, डेल का कंप्यूटर ले लीजिए, इंडिया का थोड़ी ना है डेल, आपका ये आपका उधर का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। डेल हो गया, इंटेल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें बढ़ा पाई, मतलब फैला पाई है अंतरराष्ट्रीय कंपनियां। अब भारत का ही ले लीजिए ना, टाटा है भाई,
टाटा को कैसे आप छोड़ सकते हैं? टाटा कंपनी लीजिए, पूरी दुनिया में फैला हुआ है भाई, तो ये क्यों हो पाया? वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों में आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, इन पॉइंट्स को। और आपका 4 नंबर में अगर पूछेगा तो आपको 100 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 100 शब्दों में आपको लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए एक बारी। इसका इंग्लिश वर्जन इस तरह से होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में इस तरह से आपको सब हेडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, लिख देना है। एमएनसी कंपनियां, वही एमएनसी कंपनियां भी कह सकते हैं और बाहर की कंपनियां भी कह सकते हैं। एमएनसी बोले तो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, बाहर की कंपनियां जो कि किसी भी देश में जाकर के अपना काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। आर्थिक हो गया हमारा, ठीक है, और राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक देखते हैं। वैश्वीकरण का जो है सो कि सांस्कृतिक प्रभाव भी हमें देखने को मिला है। ये भी पूछेगा तो 4 नंबर में पूछ सकता है। देखिए सांस्कृतिक प्रभाव तो बहुत ईजी है। देखिए लोगों के रहन सहन व खान पान में बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या खाते थे? दाल चावल, नॉर्मल चीजें। आज के टाइम पे लेकिन क्या खाना पसंद करते हैं? अगर आपको बोले कि आपको क्या खाने पसंद है, ज्यादातर लोग बोलेंगे, लड़कियां तो खास करके गोलगप्पे, ये पानी पूरी, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर, पिज्जा, ये सब खाना पसंद करते हैं। ये हमारा देश का थोड़ी ना है भाई, ये तो बाहर की चीजें हैं, हमारे देश में आई है वैश्वीकरण के कारण। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव में आप लिख सकते हैं। पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं हम लोग। आज के टाइम पे आप देखेंगे ना, ये सेल्फी का चलन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये छोटे कपड़े या आप लड़के पहनते हैं तो फटी हुई जीन्स, ठीक है, एकदम टाइट जीन्स पहनना, ये कहाँ का कल्चर है भाई? हमारे देश का कल्चर नहीं। ये कान छिदवा रहे, ये नाक, लड़के लड़के, लड़कियां तो चलो भाई ये तो हमारे ट्रेडिशन है कि वो लोग कान और नाक जो है छिदाया जाता है उनका, और वो लोग बाली या फिर नथुनी वगैरह जो चीज पहनती है। लेकिन लड़कों को भी देखता हूँ भाई आजकल, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में सीपी वगैरह का भी जाना होता है मेरे को, कनॉट प्लेस वगैरह, तो देखता हूँ वहां पर ये लड़के अपना कान छिदवा रखे हैं, उसमें बाली पहन रखे हैं, नाक में अपना उस तरह से पहन रखे हैं। मैं तो भाई देख के चौंक जाता हूँ, ठीक है। तो ये सारा किस चीज का परिणाम है? ये वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा विदेशी त्योहार व फिल्मों का चलन देखने को मिलता है। बाहर के जो त्योहार है उनको भी हम लोग यहाँ मनाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो न्यू ईयर मनाया जाता है। हमारे देश का त्योहार नहीं है भाई न्यू ईयर, ये वेस्टर्न कल्चर है। हम लोग मनाते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक, ये वो फलाना ढीकना। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये बाहर के जो हमारा सांस्कृतिक प्रभाव है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। क्रिसमस, हालांकि क्रिश्चियन लोग बहुत ज्यादा रहते हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी क्रिसमस बाहर का त्योहार है। भारत में उतना नहीं मनाया जाता था पहले, लेकिन जब से वैश्वीकरण बढ़ा है तब से भारत में भी मनाया जाने लग गया है, ठीक है। तो ये है बाहर की फिल्मों का प्रचलन। ये एवेंजर, एंड गेम, आयरन मैन, थॉर, थेनोस, वोनोस, ये सब कहाँ का है भाई? बाहर का ही तो है। हॉलीवुड बाहर का है, देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस कारण से संभव हो पाई है? तो वैश्वीकरण के आप कह सकते हैं सांस्कृतिक प्रभाव के कारण संभव हो पाई है। 4 नंबर में पूछ लेगा, आपको इस तरह से उत्तर लिख देना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा तो कल्चरल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इस तरह से करके पूछेगा। आंसर आपको इस तरह से लिख देना है बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को बताने हैं आपको। 2 सकारात्मक और 2 कह लीजिए नकारात्मक प्रभाव बताने हैं। तो देखिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा है वैश्वीकरण के आने से? तो देखिए वस्तुओं और पूंजियों के प्रवाह में तेजी आई है। यानी कि आज किसी देश से आपको कोई सामान मंगाना है तो इजीली मंगा सकते हैं, दूसरे देशों को सामान बेचना है तो बेच सकते हैं, तो इसमें तेजी आई है। पूंजी भी आप एफडीआई के थ्रू किसी देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। जाहिर सी बात है भारत के अंदर भी देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति में वैश्वीकरण के कारण ही काफी सुधार आया है, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर इस मामले में तो थोड़ा बहुत सही मानता हूँ मैं, ठीक है। सती प्रथा वगैरह मेरे को पसंद नहीं था पहले से ही। खैर मेरे को क्या यार, मेरे पैदा होने से पहले से ही सती प्रथा खत्म है, लेकिन मैं जब से पढ़ना शुरू किया हूँ इन सब के बारे में तब से मेरे को समझ में आया कि भारत का भी कल्चर कुछ कुछ मामलों में खराब है। देखिए हर किसी में कमियां होती है, लेकिन अपना भारत नंबर 1 है भाई। अगला है विश्व व्यापार में तेजी देखने को मिली है, ठीक है, या बढ़ा है आप कह सकते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण आप कह सकते हैं विश्व व्यापार में तेजी है या बढ़ा है, ठीक है। अब देखिए कुछ नकारात्मक प्रभाव भी वैश्वीकरण के देखने को मिले हैं, जैसे कि आर्थिक लाभ केवल विकसित देशों को हुआ है। अगर हम लोग आर्थिक लाभ की बात करें, यानी कि पैसे से संबंधित फायदा किसको हुआ है? अमेरिका, भैया गूगल है उसका, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब अमेरिका का ही तो है। टेस्ला उसला, किसको फायदा हुआ है? वो लोग इतना सामान, प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज बना रहे हैं, दूसरे देशों को बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो ये सिर्फ अमेरिका का एक छोटा सा एग्जांपल था। ऐसे विकसित जो देश है सिर्फ उनको ही फायदा देखने को मिला, ऐसा कहा जाता है।
संस्कृति का हार्स हो रहा है, यानी कि जो छोटे छोटे देशों की संस्कृति है ना वो खत्म हो रही है। छोटे क्या बड़े बड़े देशों की, हमारे भारत देख लीजिए, छोटा देश है क्या, बड़े महान देश है भाई हमारा देश, और हमारे यहाँ की संस्कृति ना खत्म होती जा रही है यार। क्यों हो रहा है? ये वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं नकारात्मक प्रभाव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि आपको 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इफेक्ट्स बताने हैं ग्लोबलाइजेशन के, 4 नंबर में पूछ लेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, और नेगेटिव आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करके 100 शब्दों में लेकर के आपको जाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लेता है 2 नंबर में कि संरक्षणवाद क्या है 2 नंबर में। तो उत्तर है कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें ना, सिर्फ भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो 1991 से पहले अपने घरेलू उत्पादों को बचाने एवं एकाधिकार बनाए रखने हेतु विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना संरक्षणवाद कहलाता है। देखिए, संरक्षणवाद की अगर मैं बात करूं तो संरक्षणवाद वही है कि भाई अपने देश का चीज को बचा के रखो, डोमेस्टिक चीजों को बचा के रखो, बाहर की कंपनियों को मत आने दो, संरक्षण करके रखो। ठीक है, तो ये संरक्षणवाद कहलाता है। वही भारत के संदर्भ में बता दिया है कि 1991 से पहले हम लोगों ने वैश्वीकरण को नहीं अपना रखा था पूरी तरह से। ठीक है, नाम नाम का था, और 1991 में जब हमने नई आर्थिक नीति अपनाई तो हमने संरक्षणवाद को कह सकते हैं हटाया और बाहर की कंपनियों को भी अलाउ किया। ठीक है, पहले जो कि प्रतिबंधित थी, बैन कर रखा था हमने। ठीक है, तो यही संरक्षणवाद है। 2 नंबर में ये आपसे पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन इंग्लिश में अगर आपसे पूछेगा तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से इंग्लिश में आपको आंसर लिखना है 2 नंबर में 50 शब्दों में लिखना है आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण को लेकर के आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया है कि संरक्षणवाद की नीति जो है भारत में आजादी के कई वर्षों बाद तक भी वैश्वीकरण को अपनाया। संरक्षणवाद की नीति के तहत बता रहा है कि भारत ने आजादी के कई वर्षों बाद तक भी वैश्वीकरण को अपनाया नहीं था, कि भाई भारत ये सोचता था कि बाहर की कंपनियां आएंगी तो हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं वो चलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी ये हुआ कि ऐसा देखने को नहीं मिला। 1991 के बाद जब हमने संरक्षणवाद की नीति को हटाया, बाहर की कंपनियों को अलाउ किया, तो हमारे देश की भी कंपनियां चलती है, ऐसा नहीं है, बाहर की कंपनियां भी चलती है। तो ये चीज आप लिख सकते हैं। भारत चाहता था कि वो आत्मनिर्भर बने, लेकिन अंततः 1991 में भारत ने वैश्वीकरण को अपना ही लिया नई आर्थिक नीति के तहत। जो नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके तहत हमने संरक्षणवाद को अपना लिया भाई। ठीक है, सॉरी संरक्षणवाद कह रहा हूं, वैश्वीकरण को अपना लिया। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर में प्रति वर्ष 7.5% के हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि यह बढ़ोतरी सन 1990 में 5.5% थी। जब से हमने वैश्वीकरण को अपनाया है तो हमारी जो प्रति वर्ष जो हमारी कह सकते हैं आर्थिक वृद्धि दर है, जो हमारा जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता है, तो उसमें हमने देखा कि पहले 5.5% होता था, अब लोगों का 7.5% हो रहा है। ठीक है, एनआरआई जैसे लोग भारत की संस्कृति को विदेशों में बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण के बारे में ये बातें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चले तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में पूरा विश्व आज भारत का लोहा मानता है, जाहिर सी बात है। आज भारत के लोग वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े पदों पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है, आपको पता होगा। ठीक है, गूगल पूरी दुनिया में मशहूर है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ठीक है, आपका सत्या नडेला जी है, वो भी भारतीय है। ट्विटर के जो अभी रिसेंट सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल, वो भी भारतीय हैं। तो आप देखेंगे तो भारत के जो लोग हैं वो वैश्विक स्तर पे बड़े बड़े पदों पर हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज अगर आपका ये टॉपिक इंग्लिश में रहेगा तो इस तरह से आपको लिखना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है आपका, और इस तरह से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर नीचे चले तो आप और देखेंगे तो इस तरह से आपको और थोड़ा सा लिखा हुआ दिखेगा बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फील्ड्स के अंदर गूगल के सीईओ हमारे सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इस सब भारत का नाम रोशन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यही था बच्चों हमारा वन शॉट का वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको जो हमारा ये वन शॉट वाला वीडियो था ये पसंद आया होगा। फर्स्ट बुक का बच्चों हमने कर दिया कंप्लीट। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, और कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। बात यही कहना चाहूंगा भाई कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे हमारी वीडियोस को उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, मोटिवेशन बढ़ाइए हमारा। आपको सेकंड बुक का जो है वन शॉट वीडियो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा।
जो हमारी पेपर वाली सीरीज चल रही है उन वीडियोस को भी जरूर देख के जाइएगा, बहुत ज्यादा मदद आपको मिलेगी। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस पाने के लिए आपके टर्म 2 के एग्जाम के लिए। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।